नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान दोनों ने नवनिर्मित राजा भागीरथ उद्यान का शुभारंभ किया है और राजा भागीरथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए गए। वहीं सीएम ने उद्यान में लगे शिवलिंग में जलाभिषेक भी किया और भगवान शिव से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही नवरात्र के पहले दिन छोटी छोटी कन्याओं को मिठाइयां भी बांटी। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले जीएसटी सुधारों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निर्णय ऐतिहासिक है, जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारी और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5 और 18% तक के लागू होने से मध्य वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बदलाव से राज्य को बड़ी आर्थिक फायदा होने के अंदेशे हैं। देश की अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। साथ ही उन्होंने नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये संकल्प बेहद आवश्यक है। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गर्व से कहो कि ये सामान स्वदेशी है। आज मैं भी और हमारे सभी साथीगण भी यहाँ के प्रमुख बाज़ारों में राज्य के अंदर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से हमारे व्यापारियों की, आम जनता की मांग थी कि एक तो जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है और हम सभी व्यापारी भाइयों का भी अभिनंदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के जो स्लैब बनाए हैं, भारत सरकार ने जो लागू किया आज से, उसको आम जनता तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों से भटककर सोशल मीडिया की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि सिर्फ सनातन का नाम लेने से कोई सनातनी नहीं बन जाता, बल्कि इसके भाव और आचरण में भी झलक जरूरी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण तक सनातन धर्म और आस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। देखिए, कांग्रेस ही सनातनी हो गई हो तो सोशल मीडिया में डालने की बात क्या है। एक बार कांग्रेस के लोग इस बात को कहें कि मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाकर सनातन को एक मुखर पर पहुँचाया है। वो कहें कि देश के जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं के प्रति मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है। इस बात को अगर बोलकर अपने पापों को अगर दबाकर कुछ आगे बढ़ने की नीयत है, तभी वो सनातनी कहलाएंगे। सनातनी केवल बोलने से नहीं होता है, सनातन का भाव ये उनके कृत्यों में दिखाई देना चाहिए। और जब केदारनाथ की धाम की यात्रा का विषय आता है तो केदारनाथ बचाओ यात्रा, ये सनातन का पक्ष नहीं हो सकता है। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर केदारनाथ के प्रति जो लोगों का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति जो भाव है, उस भाव में सेवा का भाव करें। जब उस धामों के प्रति भी राजनीति होती है तो सनातनी व्यक्ति धामों के प्रति राजनीति कभी नहीं करता है।
उत्तराखंड में हाल ही में हुई प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर विपक्ष ने पेपर लीक के आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम धामी हमेशा बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं। पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अब तक सैकड़ों लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जो कि नकल कराने या सरकारी नौकरी बेचने में शामिल थे। देखिए, उत्तराखंड सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हर हाल में युवाओं के साथ हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ हैं। बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और पारदर्शी परीक्षा प्रदेश के अंदर हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। और इसके तहत सैकड़ों लोगों को जो नकल में कहीं न कहीं किसी प्रकार से इन्वॉल्व होते थे, नकल कराने में या सरकारी नौकरी बेचने का काम करते थे, ऐसे लोगों को सैकड़ों लोगों को जेल में डालने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे युवाओं के साथ जो बहुत मेहनत के साथ परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं, उनकी परीक्षाएं, उनकी मेहनत पर पानी फेरने का कोई अगर काम करेगा तो उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला एक बार फिर बीजेपी शासन ने दोहरा दिया है, जो कि उत्तराखंड के लिए शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह पहले भी 2021 के घोटाले में मुख्य आरोपी रहे हैं, लेकिन 13 महीने जेल में रहने के बाद छूटकर दोबारा वही कृत्य करने की हिम्मत जुटा पाए हैं, क्योंकि सरकार में समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं होती है। माहरा ने कहा है कि जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, युवाओं ने पेपर लीक के सबूत पेश कर दिए और सरकार असमंजस में पड़ गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि आपदा से बुरी तरह प्रभावित जिला देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर के बावजूद सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए परीक्षा करवाने में अड़ी है। माहरा ने कहा कि बीजेपी नेता और बड़े अधिकारियों पर हाकम सिंह को संरक्षण देने का आरोप है और ऐसे में उनके साथ तस्वीरें और वीडियोस भी सबूत के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मामला केवल हाकम सिंह का नहीं बल्कि बीजेपी सरकार और उनके नुमाइंदों का है, जो पेपर लीक, जमीनी जायदाद घोटाले और खनन माफिया के संरक्षण में प्रदेश को लगातार भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं। ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही ट्रिपल एससी पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही और ये पेपर आज के दिन करने का उन्होंने निर्णय किया। सबके आग्रह के बाद भी, विनय अनुनय करने के बाद भी कि पेपर को पीछे स्थगित कर दिया जाए। और अब हाकम सिंह ने फिर से जो अपने पैर पसारे इस पूरे 2021 के घटनाक्रम के बाद, वो सरकार के संरक्षण में ही हो सका। प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पनपा ये नकल माफिया और नौकरियों की खरीद फरोख्त का गोरखधंधा उत्तराखंड की जड़ों तक फैल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब तक कई प्रतियोगिता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और लगभग 25 से 30 हजार युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां भी मिली है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण है कि मेहनती युवाओं को नौकरी मिल रही है। उन्होंने बता
बता दें कि एसटीएफ और पुलिस की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि जिन्होंने नकल तंत्र को दोबारा खड़ा करने की साजिश रची उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें पकड़ लिया गया है, जो प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता है। इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस काल से नकल माफिया और सरकारी नौकरियों को बेचने का एक गोरख धंधा फल फूल रहा था और उसने उत्तराखंड के कोने कोने तक अपनी जड़ें फैला दी थी। उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उसी के जड़ से समाप्त करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल कानून हमारे राज्य में लागू किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित हुई हैं और लगभग 25 से 30 हज़ार हमारे जो नौजवान हमारे बेरोजगार साथी थे उत्तराखंड राज्य के, उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं बड़े पारदर्शी तरीके से। और ये भी अपने आप में उदाहरण है कि अब जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग जो बच्चे ले रहे हैं वो एक एक नहीं 4-4 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य में पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और मेहनती युवा सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि संजय डोभाल अपनी नाकामी छिपाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यमुनोत्री विधानसभा में अब तक सैकड़ों करोड़ों रुपए के विकास कार्य को किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि डोभाल अपने ठेकेदारों के हितों के लिए प्रभावित होने पर जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धामी सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्यों को यमुनोत्री को एक नई दिशा देने का काम किया है। मुझे लगता है यमुनोत्री के विधायक आदरणीय संजय डोभाल जी जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और 4 साल तक वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। और अब जब जनता उनसे पूछ रही है कि आपकी 4 साल की उपलब्धियां क्या हैं, फिर वो जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। और रही बात उनके जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की उनके द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो इसका प्रमाण स्वयं ही आदरणीय संजय डोभाल जी दे चुके हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार दे चुके हैं। स्वयं वो अपने मुखारविंद से कई बार बोल चुके हैं कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से 5 रुपये अपने यमुनोत्री विधानसभा के लिए मांगता हूं और 25 रुपये मुझे मिलते हैं। तो ये आदरणीय संजय डोभाल जी को ही जवाब देना चाहिए कि आखिर आज 5 रुपये के 25 रुपये यमुनोत्री विधानसभा के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए, तो उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देहरादून प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में धारा 163 लागू की हुई है, जिसका उत्तराखंड बेरोजगार संघ यहां पर विरोध कर रहा है। संघ ने भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों और पेपर चोरों पर जनता की धारा लागू करने का ऐलान कर दिया है। संघ के महासचिव सृजन कठैत ने सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा और साफ कह दिया है कि जनता भ्रष्टाचार और पेपर माफियाओं को बख्शने वाली बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष निशु राठी ने शिरकत की है। तो वहीं इस दौरान निःशुल्क इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहां पर महज खानापूर्ति है और शिविर के दौरान मरीजों को जांच सहित दवाइयां भी बाहर मेडिकल स्टोर से लिखी जा रही हैं। सर, मैं टिकोला कला से आया हूँ। मैं और मेरी मिसेज आई हैं और इनको मिसेज को थोड़ा सा यहाँ दर्द की प्रॉब्लम है। इन्होंने जैसे दिखाया, डॉक्टर साहब ने एक चेकअप लिख दिया जी ईसीजी का।
और जब ईसीजी का चेकअप लिखा, हमने पूछा कहाँ होगा, 16 नंबर कमरे पर भेजा और 16 नंबर कमरे पर जाकर डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया, कहना ये यहाँ नहीं होगी, बाहर से कराओ। यदि हम बाहर से ही कराएंगे तो फिर यहाँ चिकित्सा शिविर का फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? जैसे यहाँ बताया इन्होंने, आधार कार्ड देगा और सब चीज़ सेवा है यहाँ से और निःशुल्क होगा। निःशुल्क का तो कोई लाभ ही नहीं। आज जब चिकित्सा एक सिरप लिख दिया जी खांसी के लिए और सिरप के लिए गए उस पर मेडिसिन पर, तो उन्होंने मना कर दी, उन्होंने कहा ये बाहर से मिलेगा। जब सिरप और चेकअप बाहर से कराएंगे तो चिकित्सा शिविर में आने का हमारा लाभ क्या हो गया जी? हमें कोई भी नहीं, पैसे वाला ही होगा। फिर तो जहाँ पैसा होगा प्राइवेट में जाएंगे, फटाफट करके देगा, यहाँ टाइम भी खोया और फ्री में सेवा भी नहीं मिल पाई हमें कुछ भी, तो इसका क्या होगा? देखो इस जो स्वास्थ्य शिविर केंद्र लगाया गया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये नारी के लिए लगाया गया है। नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। नारी को परिवार की नींव माना जाता है, अगर नारी ही ठीक नहीं रहेगी तो परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा? इसीलिए हम ये सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी को समय रहते अपना ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पखवाड़ा चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा हमारा, और प्रत्येक सीएससी में हम लोग जो कर रहे हैं, ये मेगा कैंप हमारा चल रहा है। इसमें जितनी भी विशेषज्ञ सुविधाएं हैं सभी दी जा रही हैं। विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, हमारे जितने भी टीबी है, लेप्रोसी है, हमारी माताओं के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, बच्चों के टीकाकरण से लेके और जितनी भी और सुविधाएं हैं, ब्लड डोनेशन का, रजिस्ट्रेशन का सब कार्य चल रहा है, जो कि निःशुल्क जांच करती है। और इसलिए जांच की बात नहीं है, जो दवाएं हैं, दवाई भी मेरे द्वारा ही औषधि पोर्टल पे कोई आदमी चेक भी कर सकता है और दवाएं भी सभी अवेलेबल हमारे पास आज के डेट में। नहीं, ये मामला भी संज्ञान में नहीं, यदि है मुझे आप दे दीजिए डिटेल, इसकी मैं जांच करा के जो भी इसके दोषी होगा निश्चित और कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राहुल, देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर यहां पर सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो जनता पहुंच रही है उनका कहना है कि ये चिकित्सा शिविर महज सिर्फ खाना पूर्ति यहां पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है और लगातार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह पर जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उसमें जब मरीज पहुंच रहे हैं तो उनको कोई भी सुविधा वहां पर नहीं दी जा रही। साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से स्थानीय मरीज वहां पर पहुंचे हैं और अपने इलाज के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनको दवाइयां या जो टेस्ट है वो बाहर से लिख दिए जाते हैं। साफ तौर पर मरीजों का कहना है कि बाहर से दवाइयां लिखी जा रही है, यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक खाना पूर्ति जो है फॉर्मेलिटी जरूर यहाँ पर पूरी की जा रही है। लगातार अगर हमने सीएमओ से बात की, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनसे बात की, तो वो भी कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते जो है हमको नजर आए। जी, लेकिन राहुल, जब लाभ लेने की बात आती है तो बड़े मंचों से इस बात को कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, शिविर में आइए और नारी को यहाँ पर स्वस्थ देखिए, क्योंकि सशक्त परिवार तभी हो पाएगा। लेकिन इस तरीके से खाना पूर्ति होगी क्या? सशक्त परिवार यहाँ पर हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से इस आज के जो चिकित्सा शिविर लगाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जरूर एक महिलाओं पर फोकस किया गया था कि स्वस्थ महिला होगी तो स्वस्थ घर का जो परिवार का निर्माण होगा। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के खुद इलाज के लिए जब वहां पर पहुंच रहे हैं और उनको वहां पर वो जो सेवाएं जो है नहीं दी जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में और मरीजों में रोष जरूर पनप रहा है। बिल्कुल, और आखिरकार इसको लेकर कब तक सीएमओ संज्ञान लेंगे और इसको गंभीरता से लेंगे, अपने आप में बड़ा विषय रहेगा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24/7। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। ज्योतिर्मठ समेत पूरे प्रखंड में इन दिनों भालुओं के काश्तकारों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने और मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ रही है। और इसी बीच आश्रम पद्धति स्कूल रवि ग्राम के पास एक महिला पर भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। आनन फानन में घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ लाया गया है, जहां पर महिला का उपचार जारी है। वहीं अनुभाग अधिकारी देवचंद के यहाँ पर उन्हें अवगत कराते हुए घायल महिला नेपाली मूल की बताई जा रही है। भालू के हमले में महिला ने जिस तरीके से बताया कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, उसके सिर और कमर में चोटें आई हैं। वहीं महिला के परिजनों को इलाज के लिए 10,000 रुपये और अग्रिम राशि भी पार्क प्रशासन की ओर से दी गई।